हेलो फ्यूचर नर्सेस। मैं हूं अर्षित पालीवाल और आज हम पढ़ेंगे सेल और सेल डिवीजन क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम इस बात को समझें कि सेल क्या होती है, इमेजिन कीजिए एक ऑर्गेनाइज सिटी और वहां पे अलग अलग घर बने हुए हैं। इसी तरह हमारे बॉडी में मल्टीपल सेल्स हैं और सबका अलग अलग फंक्शन है। अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करती है। जैसे कि मसल सेल मूवमेंट का काम करती है, नर्व सेल न्यूरॉन्स को एनहांस करने का काम करती है, मैसेज भेजने का काम करती है, आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती है। इसी तरह सेल अलग अलग फंक्शन प्ले करती है हमारी बॉडी में। इसी कारण से सेल को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी और बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी कहा जाता है, क्योंकि सेल ये है जो आगे चल के ऑर्गन और आगे चल के वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। क्या होता है सेल का स्ट्रक्चर? सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर में पहला ऑर्गन आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है कि हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड का मूवमेंट या फिर न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट कैसे होगा, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट सेल के अंदर जाएंगे, कौन से न्यूट्रिएंट सेल के बाहर आएंगे, वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। इसी कारण इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये सेलेक्ट करती है कि कौन से ऑर्गेनल या कौन से न्यूट्रिएंट्स बाहर जाएंगे सेल के और कौन से अंदर आएंगे। वो न्यूट्रिएंट्स जो सेल की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी के अंदर सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये सारे जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारे ऑर्गेनल्स सेल के अंदर होते हैं जहाँ साइटोप्लाज्म होता है। तीसरा है न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कह सकते हैं। यही डिसाइड करता है कि सेल के फंक्शंस किस तरह होंगे। अगर बॉडी बहुत एक्टिवली काम कर रही है तो ज्यादा होंगे, बहुत कम एक्टिव है तो कम होंगे, या फिर किस तरह से काम करेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो आपके सेल डिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। और उसके अलावा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको आप अपने पावर हाउस की तरह समझे। बॉडी के अंदर जो एनर्जी हम यूज करते हैं वो एटीपी के फॉर्म में यूज होती है, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसको प्रोड्यूस करना, किस अमाउंट पे प्रोड्यूस करना, ये सब कंट्रोल करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी कारण से इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगला है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन की जरूरत होती है वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, मसल रिपेयर, टीयर एंड वियर को मेंटेन करने के लिए। तो वो सारा काम करता है राइबोसोम्स, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री एक तरह से। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारी सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये क्या करते हैं, ये भी एक तरह से प्रोटीन सिंथेसिस, उनका ट्रांसफर इन सब में हेल्प करते हैं। इसी कारण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वो जिनके ऊपर राइबोसोम्स ना हो, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच रहते हैं, और वो दोनों मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अगला आपका ऑर्गेनल है गोल्जी एपरेटस। ये क्या करता है, पैकिंग और एक तरह से शिपमेंट का काम करता है। जो भी प्रोडक्ट आपकी सेल में बनता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में गोल्जी एपरेटस हेल्प करता है। फिर है लाइसोसोम्स। ये एक तरह से सेल का डिफेंस मैकेनिज्म है। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। कोई भी इस तरह के ऑर्गेनल्स या इस तरह के न्यूट्रिएंट्स या इस तरह के कोई भी माइक्रोब्स जो सेल के अंदर एंटर करेंगे उसको डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम्स करते हैं। ये क्या करते हैं, उसको कवर करके खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी कारण से इनको डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ सेल कहा जाता है। फिर उसके बाद है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक तरह से स्पिंडल फाइबर बनाते हैं जो हमारे सेल डिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, एक स्टोरेज टैंक की तरह एक खाली एरिया जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो स्टोरेज का काम करता है। अब अगर हम सेल के सारे ऑर्गेनल हमने देख लिए हैं तो अब हम समझते हैं सेल डिवीजन क्या होता है। होता यह है कि सेल कई बार डिस्ट्रॉय भी होती है, डैमेज भी होती है। इस कारण से नई सेल बनाना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, और वो होता किस लिए है, सेल डिवीजन से। अब सवाल यह है कि बॉडी ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं, उसके अलावा वुंड हीलिंग में ये हेल्प करते हैं, पुराने सेल्स को रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं, और कई फायदे ऐसे हैं जो सेल डिवीजन करता है। अब सेल डिवीजन के टाइप्स अगर हम समझें तो दो तरह का होता है सेल डिवीजन। पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। अगर माइटोसिस की हम बात समझें तो माइटोसिस में ये होता है कि एक पेरेंट सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है पेरेंट सेल से डॉटर सेल में। इसकी 4 स्टेज होती है। पहली स्टेज है प्रोफेज। प्रोफेज में ये होता है कि क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं सेल के अंदर, जो डिवीजन की फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की। सेकंड है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर में आके अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी फेज है एनाफेज, जहाँ पे क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाकर मूव करने लगते हैं। और चौथी है टीलोफेज,
जहां 2 नए न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं और एक तरह से आपका माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप मेमोरी ट्रिक चाहें इसको कैसे याद रखा जाए तो आप PMAT से याद रख सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद है दूसरा मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में ये अंतर है, माइटोसिस में पेरेंट सेल से डॉटर सेल तक आते आते क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। माइटोसिस ज्यादातर हमारी बॉडी सेल्स में होता है और मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। अब अगर आप क्लिनिकल इंपॉर्टेंस समझे इसका कि किसी नर्स को या नर्सिंग ऑफिसर को क्यों ये पढ़ना जरूरी है, माइटोसिस और मियोसिस उनके लिए क्यों जरूरी है, तो हम जानते हैं बहुत कई बार कीमोथेरेपी क्या करती है, मल्टीपल डिवीजन जब सेल का होता है उनको रोकने के लिए कीमोथेरेपी यूज की जाती है, उनको टारगेट करने के लिए यूज की जाती है। उसके अलावा आप जब किसी भी सेल डिवीजन होगा, जैसे जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, उसमें भी क्या है, सेल डिवीजन को रोकने के लिए आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए। कैंसर के अंदर भी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन को हम रोकते हैं और ट्रीटमेंट इसी तरह से टारगेट होता है कि उन्हें रोका जाए। उसके अलावा कोई भी कीमोथेरेपी हो गई या फिर सेल थेरेपी हो गई, उसमें सेल के डिवीजन या उसके ग्रोथ के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो सीधा सीधा ये पेशेंट की केयर से रिलेटेड है। इस कारण से हम सेल डिवीजन, उसकी स्टेजेस, सेल के स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गेनेल और ये सारी चीजें पढ़ते हैं। थैंक यू।